हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हाई कॉन्सेप्ट में। ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, हिस्ट्री का, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का। पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी मिस करिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो उसका फ़ायदा है नहीं। इसीलिए पार्ट 1 पहले पूरा देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे देखिए, पार्ट 2 पे आइए, ये जो कि मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, क्या भेदभाव वो लोग हड़प्पन कल्चर के पीपल भेदभाव करते थे किसी भी तरह का, वो जानेंगे हम लोग। और वो हम लोग को कैसे मेनली पता चलेगा? मेनली हम लोग दो तरह, आर्कियोलॉजिस्ट दो तरह का चीज़ से पता करते हैं, बरियल्स एंड द लुकिंग फॉर लग्जरीज। ठीक है, बरियल्स क्या कि जब डेड बॉडी होता है तो उसके साथ क्या क्या वो लोग क्या क्या वो लोग दफनाते हैं जिससे कि पता चलेगा। तो जब हुआ था तो जब आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाने निकले तो देखे थे कि इजिप्ट में जो पिरामिड होता था, ये बरीड किया गया था, क्या बोलते हैं, इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, बहुत सारा पैसा भी दफना दिया गया था जब रॉयल बरियल्स होता था इसमें, आपका इजिप्ट में। तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसी टाइम का बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी। तो वहाँ पे क्या देखा गया हड़प्पन साइट्स में कि वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता था और उसमें बरी किया जाता था, ठीक है, जिसको कि पिट्स कहा गया है ना, पिट्स, पिट्स, लेड पिट्स, ठीक है, लेड इन पिट्स, गड्ढा खोद के उसमें दफनाया जाता था वहाँ के बॉडी को। और जो है कि वहाँ पे कुछ कुछ समा और कोई अलग कोई इसमें बरियल्स में कि पिट्स में ना, गड्ढे में ब्रिक्स डाला गया था। तो क्या इससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई सोशल डिफरेंसेस था? कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता है मे बी, ठीक है, हम लोग इसका श्योर नहीं है, ना ही आर्कियोलॉजिस्ट इससे श्योर है। और कोई ग्रेव्स में जो देखा गया था कि पोट्री और ऑर्नामेंट्स उसमें दफनाया गया था, ठीक है। और ये बिलीफ हो सकता है कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद भी उन लोग उस चीज़ को यूज़ करें, ऑर्नामेंट्स और पोइट्री को, इसीलिए वो लोग दफना सकते हैं मे बी। और किसी किसी में ज्वेलरी भी पाया गया था, किसी किसी बरियल में, और मेन एंड वुमेन के दोनों के बरियल्स में, है ना। और जब 1980s, मिड 1980s में खुदाई हुआ था ग्रेवयार्ड का, ठीक है, या सिमेट्री कह लीजिए, हड़प्पा में, तो वहाँ पे पाया गया था कि एक ब्रिक में, एक इसमें आपका एक डेड बरियल में वो पाया गया था, शेल पाया गया था, ठीक है ना। शेल क्या, 3 लेयर का शेल पाया गया था, रिंग पाया गया था, है ना, जिसमें कि जैस्पर एक बीड था और सेमी प्रीसियस बीड्स उसको माना गया, वो उतना भी नहीं था प्रीसियस, और छोटे छोटे बीड्स उसमें पाए गए थे। और किसी किसी स्कल के पास आपको कॉपर का मिरर भी वहाँ मिला था उन लोगों को। तो इससे ये बिलीव किया जा सकता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मानते थे कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग, वो लोग प्रीसियस थिंग को दफनाने के बारे में नहीं सोचते थे। बात किया जाए लग्जरीज, क्या क्या लग्जरीज उन लोग यूज़ करते थे, उससे पता चलता था कि महंगी चीज़ से पता चल सकता था कि सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी था अपने आर्कियोलॉजिस्ट का पता करने का। तो बात किया जाए कि उसमें भी, लग्जरीज में भी कैसे पता चलेगा, तो कॉमन डेली यूज थिंग्स, दैट इज यूटिलिट्रियंस एंड लग्जरीज, उसके आधार पे पता किया गया, ठीक है ना। तो 2 कैटेगरी बनाया गया। पहला कैटेगरी में वही डेली ऑब्जेक्ट, डेली मटेरियल का, ऑर्डिनरी थिंग्स, या जिसको स्टोन और क्ले को उसमें डाला गया था, ठीक है। और उससे क्या क्या बनता था, क्वार्ट्ज, पोएट्रीज, निडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, ईटीसी। और ये क्या था, हर जगह में ये सब पाया गया था, ठीक है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया अभी, ये सेटलमेंट के हर एक हिस्से में पाया गया था, हर एक शहर में, है ना। और जो बात किया जाए, और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते थे वो ऑब्जेक्ट्स, वैसा ऑब्जेक्ट्स जो बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, जिसका प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो, वो क्या होता था, उसको लग्जरीज माना गया था, ठीक है ना। उसको ऑब्जेक्ट्स वेर लग्जरीज, और उसको लग्जरी का कैटेगरी में तब दिया गया था कि अगर वो रेयर हो मिलने में और मेहनत से बनता हो, ठीक है, लोकल मटेरियल से ना बनता हो, नॉन लोकल मटेरियल, दैट इज ओके, और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। और उसका एग्जाम्पल क्या था, लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस का जो पॉट्स बनता था। और फेंस क्या था, एक मटेरियल था, ग्राउंड सैंड और सिलिका से मिक्स किया जाता था, और विथ कलर, कोई भी कलर से, एंड अ गम देन फायर्ड। क्या था, फेंस, है ना, पॉट्स ऑफ फेंस, FAIENCE, फेंस,
पॉट्स ऑफ फेंस। और ये कैसे बनता था? ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स किया जाता था कलर के साथ, मिक्स्ड विथ कलर, है ना, मिक्स्ड विथ कलर एंड अ गम, फिर उसको जलाया जाता था, मतलब कि उसको आग पे सेका जाता था, तब वो बन के आता था फेंस का पॉट। तो ये डिफ़िकल्ट था काफ़ी बनाने में, इसीलिए कम जगह भी मिलता था। और हैरानी की बात तो तब थी, सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेट हुआ जब नॉर्मल डेली यूज़ का सामान भी कभी कहीं कहीं मिलने में कठिनाई होता था। दैट इज़ सच ए स्पिंडल होर्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फेंस। स्पिंडल होर्स जो होता था वो रेयरली मिलता था, ठीक है। क्या हम इसको यूटिलिटेरियन में और इसको यूटिलिटेरियन में रखें या लग्जरी में रखें, कि डेली यूज़ का सामान भी अगर मुश्किल से बन रहा है तो उसको किस चीज़ में रखा जाए, लग्जरी में या कि यूटिलिटेरियन में? वो आप डिसाइड करिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरे को ज़रूर, ठीक है। If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlement like मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। हाँ, जो महंगे सामान थे, जो महंगे सामान बनते थे, वो मेनली कहाँ मिलते थे हम लोग को? हड़प्पा में। हड़प्पा जानते हैं, टाउन था, ठीक है, या तो मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो भी जानते हैं आप लोग, एक फेमस टाउन था, है ना। इसी सब जगह में जितने भी महंगे महंगे सामान थे ना, वो मिलते थे, है ना। और बाकी जो है कि जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक, और रेयरली फाउंड, और स्मॉल सेटलमेंट्स में कभी कभार मिलते थे, ऐसा नहीं मिलते थे, उसमें भी कभी कभार। जैसे कि मिनिएचर पॉट्स ऑफ फेंस का बात हुआ, उसको वो लोग परफ्यूम बॉटल बना के यूज़ करते थे, ठीक ना। तो वो सब इसीलिए मोहनजोदारो में मिलता था मेनली, या हड़प्पा में मिलता था। और फिर स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, ठीक है, देर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स। और छोटे सेटलमेंट में कभी नहीं मिलता था, ठीक है। गोल्ड भी, सोना भी वहाँ पे रेयर था बहुत, एंड एट प्रेजेंट अभी भी रेयर है। प्रोबेबली प्रीसियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वेयर रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। और होर्ड्स क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रखा जाता है, जो कि इंसान ही उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं, ऑफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पॉट्स के जैसा होता है। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी से भी बन सकता है, या मेटल का ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है। सेव्ड फॉर रीयूज बाय मेटल वर्कर्स क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं बढ़िया से, ताकि वो रीयूज हो सके। अगर उसका ओरिजिनल ओनर उसको नहीं ले जाता है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ही उसको ढूंढते हैं, ऐसा वो होर्ड्स होता है। होर्ड्स का मतलब, है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए, दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन, है ना। चनहुडारू जगह का नाम याद रख लीजिए, चनहुडारो। इसका 7 हेक्टर में ये फैला हुआ था, ठीक है। बहुत छोटा था सेटलमेंट। इसको कंपेयर करेंगे मोहनजोदारो से, अगर मोहनजोदारो 125 हेक्टर का था, 125 हेक्टर्स में मोहनजोदारो फैला हुआ था, है ना। बहुत छोटा है मोहनजोदारो। ये चनहुडारो जो था ना, इसको टोटली डेडिकेट कर दिया था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सब वहाँ के बड़े बड़े लोग वहाँ पे, यहाँ मेनली क्या होता था, सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन ही यहाँ पे होता था। और उस क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम में क्या क्या काम दिया गया था? बीड मेकिंग, दैट इज बीड मेकिंग, है ना, बीड मेकिंग, या फिर मेटल वर्किंग, शील कटिंग, शील को काटा यहीं पे जाता था, शील कटिंग, है ना, शील कटिंग। या बात किया जाए सील मेकिंग, वेट मेकिंग, जितना भी ये सब सामान बनता था, कहाँ बनता था? चनहुडारो में बनता था। और भी जगह बनता होगा, लेकिन मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन इसी जगह को डेडिकेट कर दिया गया था। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड इज रिमार्केबल, ठीक है। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड कलर। कार्नेलियन से जो बनता था ये अपना बीड्स, वो काफ़ी बढ़िया दिखने में स्टोन हुआ करता था, लाल कलर का। जैस्पर भी ब्राउन रेडिश कलर का ही एक स्टोन हुआ करता था। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड सिटाइट, ये सब भी बनता था वहीं पे, ठीक है ना। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, ये सब भी कहाँ पे बनता था? चनहुडारो में, ओके। सम बीड्स वेर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। और बीड्स को क्या किया जाता था, कभी कभी 1 या 2 स्टोन को सीमेंटेड किया जाता था, जोड़ा जाता था, सुखाया जाता था, मतलब जो भी प्रोसेस रहा होगा, तो 2-2 स्टोन से भी कभी कभी बीड्स बनता था, है ना।
विथ सम ऑफ स्टोन विथ गोल्ड कैप, किसी किसी का कैप क्या होता था, गोल्ड का बना हुआ तो होता था, और शेप अलग अलग तरीके का होता था, डिस्क शेप, सिलिंड्रिकल शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड, बैरल शेप्ड, सिगमेंटेड, है ना। और सम वेयर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, किसी किसी को उस पर बड़े डिज़ाइन बना देता था किसी किसी बीड्स पे, और किसी किसी पे पेंटिंग बना देता था, है ना। टेक्निक फॉर बीड मेकिंग सब जगह अलग अलग था, अकॉर्डिंग टू मटेरियल वेराई करता था, जैसा मटेरियल मिलता था उस हिसाब से वो लोग टेक्निक को ये कर देता था, अपना खोज लेता था कि इस तरह बनेगा। सीटाइट बहुत सॉफ्ट होता था तो उससे कुछ भी बनाना आसान होता था। और सम बीट्स वेयर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विथ सिटाइट पाउडर, और कोई कोई बीट्स जब बनता था तो उसको क्या करता था, सिटाइट पाउडर से मिला के उसको बनाता था, है ना। दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन। और इससे क्या होता था, कोई भी शेप का वो लोग बना लेता था स्टोन। और स्टाइट माइक्रोबीट वाज मेड रिमेन्स अ पजल, और जो स्टाइट का माइक्रोबीट था वो आर्कियोलॉजिस्ट के भी सामने अभी भी पजल है कि वो कैसे बनाते थे। इसका इतना मेनली जाना नहीं है कि क्या प्रोसेस था, बस जान लीजिए कि ये सब बनता था वहाँ पे, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. ये जो कार्नेलियन था वो कैसे बनता था, येलोइश रॉ मटेरियल को वो लोग जलाता था और बीड्स को भी जलाता था हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। नॉड्यूल्स वेयर चिप्ड, उसका जो नॉड्यूल निकलता था उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चिप दिया जाता था, चिप्ड इनटू रफ शेप्स, कैसे भी रफ शेप में किया जाता था। देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, फिर उसको घस के फाइनल फॉर्म में बनाता था। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग वाज द फाइनल स्टेज पे वो सब काम होता था। ग्राइंडिंग किया जाता था, फिर उसको पॉलिश किया जाता था, फिर ड्रिल किया जाता था। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल मशीन भी, स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट चैनहुडारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। ड्रिल करने के लिए जो सामान यूज किया जाता था वो मिला था यहाँ इन तीनों जगह पे, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों सेटलमेंट में ये लोग दोनों कोस्ट के नज़दीक थे, और इनको मेनली स्पेशलाइज कर दिया गया था किसके लिए, सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्या क्या यहाँ बनता था, चूड़ी, बैंगल्स, लैडल्स एंड इनले, ये सब चीज़ यहाँ बनता था। विच वेयर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, जो कि यहाँ से ले जाके, यहाँ से बनवा के दूसरे सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था। दैट इज सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम चैनहुडारो, लोथल वेयर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। जितना भी फिनिश्ड प्रोडक्ट इन लोग से बन जाता था, बीड्स यानी कि चैनहुडारो और लोथल से कहाँ ले जाया जाता था, हड़प्पा में, अर्बन सेंटर में, टाउन में बेचने के लिए, या फिर जो उसका इस्तेमाल करने के लिए मोहनजोदारो और हड़प्पा में ले जाया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, क्या क्या स्ट्रैटेजीज था, है ना। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया, बट इससे पहले अपना है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे कैसे सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को पहचाना, कैसे कि कहाँ क्या बनता था। तो जो जितना, जैसे कोई सामान बन रहा है तो उसका वेस्ट भी जमा होता था। मान लीजिए कोई वो लोग पत्थर काट के कुछ बना रहा है, बीड बना रहा है, कोई प्रॉपर स्टोन बना रहा है, प्रीसियस स्टोन बना रहा है, तो उसका जो वेस्ट रहता था वो वहीं पे छोड़ देता था, फेंक देता था। उससे पता चला कि यहाँ कहाँ क्या क्या बनता है ना, रॉ मटेरियल, है ना। तो यही मेनली था, इसी से मेनली इन लोग पता लगाए कि कैसे बनता है। फॉर इंस्टेंस, इफ शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, देन पीसेस ऑफ दिस मटेरियल विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ भी बनता था वहाँ पे, और लार्जर वेस्ट से कभी कभी छोटा ऑब्जेक्ट बनता था, और कभी कभी बड़ा ऑब्जेक्ट से कभी कभी छोटा वेस्ट उसका निकलता था, ये सब यूज हो जाता था। तो ऐसे ही पता चला, है ना। स्पेशलाइज्ड सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्जर सिटीज सच एज, और लार्जर बड़े बड़े शहर में भी कोई कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम चालू करता था। जरूरी तो नहीं है सिर्फ छोटे शहर में ही हो, भले ही डेडिकेट कर दिया गया हो, लेकिन कोई कोई वहाँ भी करता था, ठीक है। आइए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, है ना। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट आइलैंड्स। तो क्या स्ट्रेटजीज था कि जिससे कि वो लोग ऑब्टेन करता था मटेरियल, कैसे। तो क्ले, जैसे कि मान लीजिए क्ले है, वाइल सम सच एज क्ले वेयर लोकली अवेलेबल, क्ले उन लोग को लोकली मिल जाता था, इसलिए क्ले का तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन कोई कोई स्टोन जैसे टिम्बर और मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलुवियल प्लेन, वो उन, जैसे कि ये जो अपना टिम्बर हो गया या स्टोन हो गया, वो वहाँ पे नहीं मिलता था, तो उन लोग को बाहर से लाना पड़ता था, ठीक है, एलुवियल ऑयल में नहीं होता था। और टेराकोटा टॉय मॉडल हम लोगों को क्या बताता था कि बुलोक कार्ट्स यूज होता था ट्रैवलिंग के लिए, या पानी इंडस वैली के पास था तो वो लोग वाटर का भी यूज़ करता होगा ट्रैवल करने के लिए, है ना। रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज कोस्टल रूट्स वेर ऑल्सो प्रोबेबली यूज्ड।
प्रोबेबली किसी भी चीज़ का यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, बस एक आइडिया लगाया जा रहा है, ठीक है। मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कहाँ से ला मटेरियल, कोई कोई कहाँ से लाता था, सब कॉन्टिनेंट से लाता था, आसपास से या उससे भी दूर से लाया जाता था, है ना। The Harappans procured materials for craft production in various ways. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. क्या करते थे ना वो लोग, जैसे कि जहाँ पे जो मिलता था वहीं पे उस चीज़ के लिए बोलते थे कि वहीं पे बनाओ। जैसे मान लीजिए नागेश्वर और बालाकोट में शेल अवेलेबल था, ठीक है, तो वहीं पे एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दिया गया कि जाओ वहीं से उसको ऑब्टेन करो। और बात किया जाए फिर शॉर्ट टू घाई जो है अफगानिस्तान में, थोड़ा दूर है अफगानिस्तान से, वहाँ पे लैपिस लजूली मिलता था, ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाई वैल्यू। और लैपिस लजूली जो स्टोन था ना वो ब्लू कलर का होता था और बहुत ही वो महंगा, बहुत ही उसका वैल्यू हाई रखा गया था उस टाइम में, है ना। और लोथल जो कि कैरनेलियन जहाँ मिलता था वॉज अ सोर्स ऑफ कैरनेलियन फ्रॉम भरूच, है ना, भरूच इन गुजरात में भरूच। और सिटाइट राजस्थान में मिलता था, साउथ राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में। और मेटल राजस्थान में, इन सब जगह पे ही ये सब मिलता था। तो इन सब के लिए सेटलमेंट ही यहाँ बना दिया कि लो वहीं से तुम लाओ और सामान बनाओ। Another strategies for obtaining raw materials was been send expeditions to travel कर करके ये लोग जाता था, ठीक है, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान और कॉपर इन साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। गोल्ड कहाँ मिलता था, मेनली साउथ इंडिया में मिलता था। और ये इस ट्रैवलिंग के दौरान इन लोग कम्युनिकेट करते थे लोकल कम्युनिटीज से वहाँ के, ठीक है। ओकेजनल फाइंड ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज सिटाइट माइक्रोबीट्स इन दिस एरियाज आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टैक्ट। कभी कभी छोटा बीट्स भी मिलता था, वो भी इंडिकेशन किया गया, बताया गया है कि सब ट्रैवल करता था, क्योंकि हर जगह तो नहीं मिलता था वो बीट्स, इसीलिए, है ना। देयर इज एविडेंस इन द खत्री एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गंगेश्वर जोधपुर कल्चर। गंगेश्वर 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 जोधपुर with its distinctive non-Harappan poetry and unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. ये गंगेश्वर जोधपुर कल्चर से क्या होता था, यहाँ का जो इनहेबिटेंट है वो हरप्पन्स कल्चर को कॉपर प्रोवाइड करता था, यहाँ से भी ये लोग कॉपर लाते थे। या यही कि सब जगह से, सब कॉन्टिनेंट से भी इन लोग सामान लाते थे और बियॉन्ड से, उसके बियॉन्ड से भी सामान लाते थे। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट आइलैंड, दूर के आइलैंड से इन लोगों का कैसा संबंध था, कैसे वहाँ पे बात करते थे। तो मेनली सी रूट के, मतलब कि बोट्स वोट्स से जाता था सामान, तो उसी पे सील्स विल्स से बात होता था, है ना। आइए मोर डिटेल में जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, है ना। ओमान का यहाँ पे बात किया गया है, इसको मिटा लिया जाए। ओमान से क्या आता था, कॉपर मंगाता था ये लोग, और उसके बदले में क्या देता था, वे उसके बदले में ये हरप्पन जार मिला था ओमान में। तो बताया गया होगा कि एक्सचेंज में ये लोग जार वार देता होगा, है ना। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला ओमान था, ठीक है, साउथ ईस्टर्न टिप पे अरेबियन पेनिनसुला के ओमान था। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। इन दोनों के जो ये है कॉपर है, कॉपर, इसमें निकल पाया गया था, है ना। तो ये दोनों जगह पाया गया था, तो ये बताता था कि ये लोग कॉमन ओरिजिन था इन दोनों को कॉपर एक जगह से आता था, इसीलिए कॉमन ओरिजिन था। देयर आर द अदर ट्रेसेस ऑफ कांटेक्ट एज वेल। और कैसे इन लोग का बातचीत हुआ, वही डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मिला, है ना, जार जिसको कह सकते हैं आप, वो हरप्पन जार कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। और ब्लैक क्ले मिलता था हरप्पा में, है ना। जार with a black layer, और ये ब्लैक लेयर क्यों दिया जाता था, ताकि जो प्रिकुलेशंस ऑफ लिक्विड ना हो, लिक्विड का क्या बोलते हैं, लिक्विड बहे ना बाहर, वाटर टाइट टाइप का हो जाए, इसीलिए, है ना। और हम लोग को नहीं पता कि इन वेसल में क्या वो लोग कैरी करता था, क्या नहीं करता था, बट एक्सचेंज तो होता था, तभी वो ओमान से कॉपर लेता था, है ना। तब एक्सचेंज तो था, इसीलिए ओमान में मिला था, और हरप्पन का तो यही है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट ऑल्सो हम लोग को बताता है कि द 3rd मिलेनियम रिफर टू द कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन, परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। ये अपना यहाँ से भी पता चला मेसोपोटामिया
मेसोपोटामियन टेक्स्ट से कि वहाँ से अपना कॉपर फाइंड किया गया था, क्योंकि निकल का ट्रेसेस उन लोग को भी मिला था। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट, है ना, इंक्लूड हरप्पन सील्स मिलता था वहाँ के सामान पे, वेट्स मिलता था, डाइस बीट्स मिलता था, तो इससे भी पता लगता था कि वहाँ से कांटेक्ट तो है डिस्टेंट आइलैंड से। और इससे पता चला कि हरप्पन ना सिर्फ अपना आसपास से करता था कारोबार, बल्कि दूसरे आइलैंड से भी करता था, सी के थ्रू, बोट के थ्रू। उनका एक स्टोन पे बोट का डिपिक्शन भी था एक सील पे, तो इससे पता चलता था कि उन लोग बोट भी जानते थे, बोट्स का कारोबार होता था। यही है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए, दैट इज सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। लास्ट टॉपिक होगा ये इस पार्ट का। अगले पार्ट में सारा जितना भी बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा, द एंशिएंट अथॉरिटी या द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। या लास्ट पार्ट है, बने रहिए। और जो है कि सील्स एंड सीलिंग्स क्या, नॉर्मली जान लीजिए, सीलिंग आप किसी भी चीज़ पे देखते हैं अभी भी लगता है, वैसे ही उस टाइम भी लगता था। अगर कोई सामान कहीं से किसी को भेजना होता है तो उसका माउथ बांध देता था, उस पर एक सील लगा देता था, ठीक है ना, और एक क्ले लगा देता था, उस पर सील का ठप्पा दे देता था, जिससे कि क्या होता था, अगर वो सील टूटा तो समझ लिए सामान गायब होगा उससे या वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर सील लगा रहा तो प्रॉपरली पता चल जाता था आदमी को कि किसने कहाँ भेजा, क्योंकि उस पर एक स्क्रिप्ट भी रहता था लिखा हुआ है। वही स्क्रिप्ट अभी पढ़ने वाले हम लोग, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, है ना। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट पे वही लिखा रहता था किसने किसको क्या सामान भेजा, नाम, डेट वेट लिखा हुआ रहता था, नाम मेनली, या ओनर का टाइटल, है ना, ये लिखा हुआ रहता था सील पे, स्क्रिप्ट पे। और जो कि अभी भी इसको डिसिफर नहीं किया गया, उसको अभी भी हम लोग नहीं खोज पाए कि क्या लिखा रहता था, क्योंकि वो साइन थे, 26 तरह के साइन थे, और मेनली, है ना। और लॉन्गेस्ट जो स्क्रिप्ट पे साइन था 26 साइन था, और सारे इंस्क्रिप्शन लगभग छोटे ही लिखे होते थे, और वो अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं थे, क्योंकि उस पर बहुत सारे साइन थे, 375 से 400 साइन थे एक स्क्रिप्ट पे, किसी स्क्रिप्ट पे, तो उससे नहीं पता चला। लेकिन ये पता चला वो लोग कैसे लिखा जाता था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लोग अभी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखा था, क्योंकि राइट से बहुत जगह छोड़ के लिखता था, और लेफ्ट आते आते उन लोगों के लिए जगह नहीं बचता था, है ना, जगह नहीं बचता था। इसीलिए ये पता लगाया, ये एज्यूम किया गया कि राइट से लिखना स्टार्ट करता होगा, लेफ्ट में जाके रोक देता होगा, है ना। वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे कहाँ कहाँ स्क्रिप्ट मिला हुआ था, लिखा हुआ सील्स पे, है ना, सील्स पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, कॉपर टूल्स पे, रिम्स ऑफ जार्स पे, कॉपर पे, टेराकोटा टैबलेट पे, ज्वेलरी पे, बोन रॉड्स पे, बहुत सारे चीज़ पे वो लोग स्क्रिप्ट लिखा हुआ पाया गया था। तो क्या ये इसका, और जो बहुत सारे सामान डिस्ट्रॉय हो सकते थे उस पर भी सील्स, उस पर भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो क्या ये बताता था कि वहाँ पे पढ़ाई को, लिटरेसी को महत्व दिया जा रहा था, फैलाया जा रहा था? मे बी, हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, आप बताइएगा कॉमेंट्स में, है ना। वेट्स नापने के लिए, है ना, नापने के लिए वेट्स वो लोग भी यूज़ करता था, तरह तरह के स्टोन, एक चर्ट मेनली था, हाँ, प्रिसाइज सिस्टम था उन लोग का एकदम। और उस चर्ट पे जो स्टोन बना होता क्यूबिकल शेप का होता था, और उस पर कोई मार्किंग नहीं होता था। और लोअर डोमिनेशंस ऑफ वेट वेयर बाइनरी, दैट इज मेनली बाइनरी नंबर वो लोग यूज़ करता था, 1 2 4 8 16 32 और 12,800 तक जाता था। और जो हायर डिनोमिनेशन था वो जिसमें डेसिमल सिस्टम फॉलो करता था, है ना। द स्मॉलर वेट्स वेयर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीट्स, जो स्मॉलर वेट्स था वो ज्वेलरी और बीट्स को नापने के लिए वो लोग यूज़ करता था। मेटल स्केल पेन, मेटल स्केल पेन्स भी पाया गया था। वो तराजू, जिसको कहते हैं तराजू हिंदी में, तराजू भी पाया गया था। यही है चैप्टर मेनली, ठीक है। अगला पार्ट में आपको जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1, उसके बाद चैप्टर 2 के वीडियो आएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। आशा करता हूँ आप समझे होंगे इस पूरे पार्ट में जो पढ़ाया गया है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक के थ्रू, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई कॉन्सेप्ट। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।